गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट नंबर 15 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब बीपीएससी का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत तेजी से बढ़ा दीजिए ताकि आप अच्छा कर सकें। जिनका इस बार पीटी होगा, कन्फर्म है कि उनका फाइनल इस बार हो जाएगा। ज़्यादा वेटिंग नहीं आने वाला है क्योंकि अब सेटिंग का दौर खत्म हो रहा है बीपीएससी से। चलिए, कोई भी इंफॉर्मेशंस लेना हो चंपारण आईएएस से क्लास के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 9128132320। मैं कुमार जय सर। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज जो है अटलांटिक महासागर में है, वो भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भाग में है, ये कन्फर्म है। देखिए, थोड़ा सा यदि फिगर पर बात करें तो हम फिगर से भी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये यूएसए का फिगर है और ये यहीं पे बरमूडा ट्रायंगल और ये कर्क रेखा है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो इसके पश्चिमी भाग में ये है बरमूडा ट्रायंगल, जहां पे कोई भी चीज जलमग्न हो जाता है अर्थात नीचे चला जाता है, महासागर में दब जाता है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ऑप्शन 2 का दीजिएगा बी, ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी का पर्वत है। इसी क्षेत्र से राइन नदी भी बहती है। राइन नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। 3 नंबर प्रश्न है, बृहत बेसिन अवस्थित है। ग्रेट बेसिन का क्षेत्र कहाँ है? तो ग्रेट बेसिन का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया में है। सी, ऑप्शन दीजिएगा सी। आर्टेजियन बेसिन, ग्रेट बेसिन, ये सभी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मर्रे डार्लिंग बेसिन भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। चीन की बात करें तो चीन में टकला माकन है। टकला माकन मरुस्थल, टकला टकला माकन माकन। एक और भी चीन में इंपॉर्टेंट है, लूपनर लूपनर। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में ग्रेट कारू पर्वत, दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी पर्वत, कालाहारी मरुस्थल। यूएसए में जैसा जानते ही हैं, यूएसए का क्षेत्र में रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका में यूएसए में प्रेरी घास का मैदान, ये सब स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े वो घने वन कौन है? ब्राजील में सेल्वा, सेल्वा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्वा। अमेजन बेसिन में सेल्वा, ब्राजील में सबसे बड़े और घने वन पाए जाते हैं। विषुवतीय वन का प्रकार है सेल्वा। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यहाँ कहने का सेंस है कि कौन एक दूसरे देशों में जाती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडे बनाती है और राइन बनाती है, याद रखेंगे। यूएस मैक्सिको के बीच में है। राइन जो है जर्मनी फ्रांस के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड तरफ से निकलती है। ये हो जाएगा, तो ऑप्शन दे दीजिएगा ई। 5 का ऑप्शन ई दीजिएगा। और ऐसे करें कि सभी एक दूसरे देश से प्रवाहित होती है। सिंधु तिब्बत से निकलकर भारत पाकिस्तान में, नील वो निकलती है विक्टोरिया झील से निकलती है, फिर सूडान में बहते हुए फिर ये मिस्र में आती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा रियो ग्रांडे और राइन। चलिए, अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो हैं, ये है धौलाधर, ऑप्शन दीजिएगा, और पीर पंजाल, ऑप्शन दीजिएगा ए। 6 का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ये उज्जैन शहर है, मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। देखिए, इसमें शांत घाटी ऐसा इसीलिए है, जैसे देखिए ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के नजदीक कौन सा है? तो शांत घाटी है। कहाँ है? केरल में, तो यहाँ ज्यादा जैव विविधता पाया जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, कम विविधता। कश्मीर और भी उत्तर, कम विविधता। सुरमा घाटी, ये भी कम विविधता, ये भी ये पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, इसलिए इधर कम जैव विविधता होगा। सबसे ज्यादा शांत घाटी जो कि विषुवत रेखा के नजदीक है, इसलिए ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलने वाला में एक मेघालय है, एक त्रिपुरा है और इसमें से कोई नहीं है।
इसलिए आंसर दे दीजिएगा ई, ऑप्शन दीजिएगा ई। 1 मिनट। यहाँ मिजोरम भी बांग्लादेश से मिलती है, इसलिए ऑप्शन ई हो गया। 9 के बाद आइए 10 में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ये अंडमान निकोबार का मध्य अंडमान पर स्थित है। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान पर स्थित है और मध्य अंडमान पर ही। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणी कौन है? भारत और म्यांमार के बीच में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा, 11 नंबर का पूर्वोत्तर से क्वेश्चन है। ये एक है पटकाई बूम, नागा पर्वत और लुसाई। ये दीजिएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो भारत का सर्वाधिक अभ्रक झारखंड होगा, ऑप्शन दीजिएगा बी। ऑप्शन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? 13 नंबर प्रश्न। तो एट प्रेजेंट इसमें ऑप्शन दीजिएगा इसके अनुसार ई, कोई नहीं है इससे ज्यादा। आज के डेट जितना ऑप्शन है इससे ज्यादा है। अब जो हो गया भारत में 24.62% हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गद्दी लोग निवासी हैं, गद्दी कहाँ के निवासी हैं? तो ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, ऑप्शन दीजिएगा बी। अगला पूर्व में बंगाल का शोक जो झारखंड से उद्गम होने वाली नदी है, ये होगा बी दामोदर, ऑप्शन दीजिएगा दामोदर। दामोदर का ऊपरी भाग भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखना है ऊपरी भाग जो है भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर का, यानी कि जो झारखंड में बहती है वो भ्रंश घाटी में बहती है, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। अगला प्रश्न है बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन है NH3, NH8। इसके आगे का ऑप्शन है अगला पेज में आएगा। चलिए भूगोल का देखिए ऐड किया गया है, यदि आप लोगों को क्लास चाहिए ऑप्शनल का तो शाम में 6 बजे से क्लास होती है भूगोल का। हाँ, और NH22 और NH23, ऑप्शन दीजिएगा सी, NH22 है, जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से ये निकल करके जाता है, नेपाल क्षेत्र तक जाता है NH22। अगला प्रश्न है 17 नंबर। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसके ऑप्शंस के अनुसार बिहार की सीमा से कितना राज्य लगता है? तो ऑप्शंस में ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए 17 का दे दीजिएगा। ये 3 राज्य है, एक है यूपी, एक है झारखंड और एक है WB वेस्ट बंगाल। ये 3 राज्य लगता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी हैं पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, राजगीर की पहाड़ी से पुरानी। तो इसके अनुसार से ऑप्शंस जो होगा इनमें से कोई नहीं, 18 का ई दीजिएगा। सोमेश्वर सबसे नया है, याद रखेंगे। ये शिवालिक में, कहाँ है शिवालिक के पाठ है ये शिवालिक, कहाँ है शिवालिक? तो पश्चिम चंपारण में है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में अग्रणी है? भारत में 19 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन जो आया है ट्विस्ट करके दिया। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार अग्रणी है, देखिए बिहार सबसे अग्रणी है, तो इसका ऑप्शन दीजिएगा सी पाइराइट, जो कि औरंगाबाद और सासाराम यानी रोहतास जिला में ज्यादा उत्पादित होता है। 20 नंबर प्रश्न है देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? 20 का ऑप्शन दीजिएगा ई, बिहार में ये सब कोई प्रतिशत नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अब हिस्ट्री से, इतिहास से अगला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका ऑप्शन दीजिएगा ए कोच्चि, जो केरल का क्षेत्र है कोच्चि, पुर्तगाली यहीं पे सबसे पहले किया था। आपको मालूम हो जो अल्बुकर्क 1500
1505 से अल्बुकर्क 1509 के बीच में आया था। ये दूसरा गवर्नर माना जाता है पुर्तगाली का, और इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। इसने ही कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। ऐसे आप जानिए, पुर्तगाली में सबसे पहले आया था वास्को डी गामा 1498 में। द्वितीय पुर्तगाली पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल था। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल ये आया था 1500 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुनः दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया था। और अल्मीडा जो आया था 1505 ईस्वी में, इसे हम लोग पुर्तगाली गवर्नर के रूप में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहते हैं। और अल्बुकर्क जो है 1509 में आया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1509 लिखिएगा, जो कोच्चि को अपना मुख्यालय बनाया था। चलिए अगला प्रश्न है, कोच्चि का मुख्यालय बनाया था अल्बुकर्क 1509 में आया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की दूसरी संधि लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ था 12 अगस्त 1765 में हुआ था। ऑप्शन दीजिएगा डी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव जो है शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद का प्रथम संधि किया था। क्लाइव के समय में ही बंगाल में द्वैत शासन की भी शुरुआत 1765 में हुआ था। वही लॉर्ड क्लाइव जिसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है भारत में। लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है, याद रखेंगे, लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक, लियो कार्टिस, इसे ही द्वैत शासन का जनक कहा जाता है, लियो कार्टिस को। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? 23 नंबर, इसका ऑप्शन है सर आयरकुट। यही था, ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली जो टीपू सुल्तान का बाप था, पोर्टोनोवा के युद्ध में हरा दिया था। जो सर आयरकुट है, ये बहुत ही शक्तिशाली जनरल के रूप में जाना जाता है। हैदर अली का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने को हरा दिया था। हैदर अली जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली को हराया, और फिर हैदर अली की मृत्यु हो गई। लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? यूपी के गाजीपुर में, गाजीपुर यूपी में, गाजीपुर में। लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में जानिए। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी के बीच में भारत का गवर्नर था, या भारत का नहीं, उस समय बोला जाए तो बंगाल का गवर्नर था। इसे भारत में सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। अगला इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ही था। 25 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। ये होगा ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह 25 का दीजिएगा बी। सन्यासी विद्रोह जो है एक लंबे समय तक चला था, 1760 से आरंभ हुआ और 1800 के आसपास तक चला था, ईस्वी के बीच में। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सन्यासी मतलब जो सन्यासी लोग थे, यानी हिंदू धर्म के जो लोग सन्यासी थे, इनके यात्रा पर तीर्थ कर लगा दिया गया था। इसी कारण से सन्यासियों के द्वारा ईस्ट इंडिया पर जो है विरोध किया गया। इसी को हम लोग सन्यासी विद्रोह कहते हैं, और ये बंगाल में आरंभ हुआ था। 25 के बाद आते हैं 26 में। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया? देखिए प्रतिबंध लग गया था, प्रतिबंध जो है लॉर्ड लिटन के समय में लगा था। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम पे प्रतिबंध लगा दिया था, यानी भारतीय भाषा में कोई भी अखबार नहीं छपेगा लॉर्ड लिटन के समय में। ऑप्शन दीजिएगा बी। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1778 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय, जिसमें भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा। सिविल सर्विसेज एग्जाम में उम्र 21 से 19 वर्ष किया गया लॉर्ड रिपन के समय में, और आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया लॉर्ड रिपन के समय में ही। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी, अर्थात भाग लिया था?
हम सभी लोग जानते हैं, द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे गांधी जी जो इस सम्मेलन में गए थे। जो गांधी जी गए थे, उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। इसी से वो लंदन गए थे। गांधी जी जब लंदन में गए थे तो वहां पे किंगसे हॉल में रहे थे, किंगसे हॉल। सब एक एक बात याद रखिएगा। और यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल हो गया था। अगला 28 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का 52वां वार्षिक अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी कहाँ है? तो ऑप्शन डी दीजिएगा, जबलपुर MP। त्रिपुरी जबलपुर MP। अगला प्रश्न है 29 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 29 नंबर, और ये थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन दीजिएगा, विंस्टन चर्चिल। 29 नंबर के बाद आइए 30 नंबर प्रश्न में, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार तो ये दिए थे सर मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल का ही दिया हुआ स्लोगन है। इसने ही प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की विचार को भी प्रतिपादित किया था। 31 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? 31 नंबर, आइए विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन दीजिएगा डी। विंस्टन चर्चिल के समय में 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्रिप्स प्रस्ताव को या क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। याद रखेंगे, पोस्ट डेटेड चेक 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। 32 नंबर प्रश्न में आइए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ऑप्शन दीजिएगा बी, रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है। रास बिहारी बोस 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को जापान के टोक्यो शहर में रह रहे भारतीयों के बीच में एक सम्मेलन बुलाए थे, और जिसने इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की थी। याद रखना है। फिर है 21 अक्टूबर 1943 को, यानी 42 के बाद, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट, और ये होगा 33 का ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, इसने ही त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का बात किया था। कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। इसके सदस्यों में स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस थे। 3 गो लोग थे। गांधी जी इस मिशन का समर्थन भी किए थे। इसी मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन भी किया गया था। कौन सा? कैबिनेट मिशन के तहत। 34 नंबर प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही अंतरिम सरकार का गठन या अंतरिम कैबिनेट का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अगला 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? ये कोपलैंड का है। आर कोपलैंड एक US के रहने वाले अर्थात अमेरिका के सीनेटर थे, जो एक बड़े चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इसने एक बुक भी लिखा है, अमेरिकन चैम्बर ऑफ हॉरर, और इसने ही बोला था भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है। आर कोपलैंड, याद रखना है। 36 नंबर प्रश्न पे आते हैं,
सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था? याद रखना है, बहुत आसान है, बौद्ध धर्म में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 37 में, कैवल्य का अर्थ क्या होता है? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेना। ऑप्शन दीजिएगा डी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, एक कैवल्य का अर्थ है। ज्ञात्रिक उग्र 38 नंबर, भोग किस महाजन पद के राज्य थे? ये वज्जी, ऑप्शन दीजिएगा डी, वज्जी संघ गंगा के उत्तर भाग में बिहार वाला जो क्षेत्र है जो नेपाल तक जाता था। 39 नंबर प्रश्न है, किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था? देखिए आम्रपाली नगर वधु थी कहाँ की? वैशाली की। तो आम्रपाली से छुप छुप कर मिलने जाया करता था बिंबिसार, लेकिन आम्रपाली से प्रेम संबंध अजात शत्रु का, ऑप्शन दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अजात शत्रु। आम्रपाली से संबंध में अजात शत्रु का नाम प्रेम संबंध में आता है। हालांकि बिंबिसार भी आम्रपाली से मिला करता था। चलिए अगला है 40 नंबर प्रश्न, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत द्रोणमुख, याद रखना है, में कितने गांव आते थे? 400। याद, ये रट ही लेना है, द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? 400। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कहाँ कनिष्क की राजधानी थी? फिरोजपुर, पेशावर। फिरोजपुर को हम लोग पेशावर के नाम से भी जानते हैं, पेशावर, ये पाकिस्तान का क्षेत्र पेशावर के आसपास। और दूसरा इसका राजधानी मथुरा में था। जो कनिष्क है ये कुषाण वंश का बहुत ही महान शासक के रूप में जाना जाता है। इसने 78 ईस्वी में शक संवत भी चलाया था राज्याभिषेक के समय। और इसकी दो राजधानी थी, एक फिरोजपुर पेशावर और दूसरा मथुरा जो आज यूपी में है। जैसा जानते हैं हम लोग, चौथी बौद्ध संगीति जो वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। 42 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किस शासक ने देवगुप्त को पराजित किया था और वध कर दिया था? राजवर्धन। राजवर्धन कोई पुष्पभूति वंश का, जिसको हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। ऑप्शन दीजिएगा 42 का बी, प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन था। इसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने गद्दी पर बैठा था, और इसी के समय में मालवा नरेश देवगुप्त राजवर्धन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें देवगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया था। और आपको मालूम है देवगुप्त का दोस्त या साथी या मित्र था बंगाल का शशांक। यानी ये जो राजवर्धन है किस वंश का है? तो याद रखना है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। अगला प्रश्न है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? मगध था। ऑप्शन डी दीजिएगा 43 का। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मध्य एवं निम्न गंगा मैदान में 62 धार्मिक संप्रदायों का उद्भव हुआ था, जिसमें जैन एवं बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख धर्म के रूप में जाना जाता है। अगला 44 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हो गया है संत कबीर नगर क्षेत्र यूपी में लोहरा देव। ऑप्शन दीजिएगा बी, लोहरा देव से। यहाँ लगभग 9000 बीसी में कृषि का साक्ष्य मिला है। 45 नंबर आइए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है मास्की में। मास्की कहाँ है? याद रखेंगे, मास्की जो है कर्नाटक में। मास्की जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें अशोक को देवनाम पेय कहा गया है, देवनाम पेय। इसके आगे जानिए आप, भाबरू अभिलेख है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। यह अभिलेख जयपुर के निकट बैराठ या विराट नगर से प्राप्त हुआ, जो राजस्थान का क्षेत्र है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है। जेम्स प्रिंसेप ने है जो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त टू जो है यही शक विजेता के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त टू जो है समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। वाकाटक की सहायता से 380 ईस्वी पूर्व
सॉरी, ईसवी पूर्व में 380 के आसपास में शकों को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल रहा 380 से 412 ईस्वी। वाकाटक एक राज्य था, उसी के सहायता से इसने हराया था शकों को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। ऑप्शन दीजिएगा डी 48 का। गुप्त काल के बारे में हम लोग जानते भी हैं कि मौर्य काल के बाद लंबे समय तक शासन करने वाला जो भारत में शासक हुआ वो था गुप्त काल। कभी यह जो काल रहा है अपने सामाजिक, साहित्यिक और आर्थिक उन्नति के लिए जाना जाता रहा था, जिसका पूरा काल रहा गुप्त काल का 240 से 550 ईस्वी तक। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था विष्णुगुप्त। याद रखेंगे, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये अंत में शासन किया था 10 वर्ष, 540 से 550। ऐसे भी प्राचीन काल में सबसे लंबा भारत पर शासन करने वाला जो शासक है वो गुप्त काल का ही है। चलिए 49 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? जौना या जूना खां? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन दीजिएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम था जूना खां। यह 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और इसके शासनकाल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता को भारत दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक और अपना दूत बनाकर इसे चीन भी भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको? इब्न बतूता को। 50 नंबर आई, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार। ऑप्शन दीजिएगा ए। 51 में आइए, अकबर द्वारा बनाए गए श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी यूपी में, आगरा के नजदीक। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में 5 जून 1674 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनका जो राज्याभिषेक करवाया था श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। श्री गंगा भट्ट जो थे वो काशी के प्रचंड विद्वान थे और इनका जन्म हुआ था सिवनेर में, शिवाजी का। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? इसके अनुसार तो आंसर दीजिएगा डी, तुगलक वंश सबसे ज्यादा समय तक, 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था, जिसमें संस्थापक तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से 1325 तक था और यह एक उदार शासक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? तो कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, अर्थात ये सभी थे। तो ऑप्शन दीजिएगा यहाँ के अनुसार डी, नहीं तो एक से अधिक। चलिए अब अमीर खुसरो के बारे में जानिए। अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इन्हें सर्वाधिक 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा करने का मौका मिला, यानी 6 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने अपना कार्य किया। यह सर्वप्रथम राजकीय सेवा में बलबन के पुत्र मुहम्मद के समय में आए थे, है ना। यदि पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि अमीर खुसरो पहली बार किसके राज दरबार में थे, तो बलबन का पुत्र मुहम्मद के यहाँ। 55 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट। और ये 55 का ए होगा, तुलसीदास अकबर और अकबर के बाद जहांगीर के समकालीन थे। अकबर जो कि आप जानते हैं, इनका कार्यकाल रहा है 1556 से 1605 तक और अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर का कार्यकाल रहा है 1605 के बाद से 1627 ईस्वी तक। और तुलसीदास का जन्म होता है 1511 ईस्वी में यूपी में और इनका मृत्यु होता है 1623 ईस्वी में, अर्थात ये दोनों बादशाह अकबर और जहांगीर के काल में इन्होंने अपना योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, अब हम लोग जो प्रश्न है ये पॉलिटी से है, पोल साइंस से। पॉलिटी, पोल साइंस नहीं, पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से। चलिए इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? 56 का संसद भवन जो दिल्ली में है, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका ऑप्शंस क्या क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन इरविन, गांधी इरविन के बीच समझौता, तो लॉर्ड इरविन ऑप्शन दीजिएगा डी। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन ए पंजाब में लगाया गया था, याद रखना है, पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न है, 57 के बाद 58 में भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? तो योजना आयोग अब खत्म हो गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री ऐसे होता था। अगला है 59 नंबर प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। इसमें दी ऑप्शन है बी, तो लोकसभा के प्रति होगा। जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 60 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य इनमें से नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इनको नहीं रखा गया था। अगला है 61 नंबर प्रश्न में, भारत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 61 नंबर प्रश्न। और संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार जो बना था, अंतरिम कैबिनेट 1946 ईस्वी में। 62 नंबर प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी संघ की शक्ति का बात कर रहा है। विभाजन कनाडा वाले संविधान से जो लिया गया उसी से प्रेरणादायक है, आधारित है। 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्व राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? और यह है 36वें, ऑप्शन दीजिएगा सी, 36वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है 64 नंबर, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद है, ऑप्शन सी दीजिएगा पार्लियामेंट। और 65 नंबर लास्ट पॉलिटी का क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता उन्मूलन से, छुआछूत से, अर्थात मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 17 है इसका संबंध बी ऑप्शन अस्पृश्यता उन्मूलन से। तो आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चंपारण आईएएस से चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, 9128132320। आपको बता दें कि यहाँ पे ज्योग्राफी ऑप्शनल और एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल, साथ में जीएस मेंस का क्लास चल रहा है, आप डेमो क्लास कर सकते हैं। मैं कुमार जय सर, ओके, गुड डे।